जय हिंद बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान इकाई 2 आनुवंशिकी एवं विकास के अंतर्गत वंशागति एवं आणविक आधार के अध्याय में डीएनए की संरचना, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में प्रमाण और डीएनए का द्विगुणन पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि एक कोशिका होती है और एक कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, और इस केंद्रक में पाया जाता है गुणसूत्र। तो ये जो गुणसूत्र है एक धागे नुमा रचना का बना होता है और ये जो धागे नुमा रचना है डीएनए, ये बहुत ही वंडर मॉलिक्यूल है। जिस तरह से कि हम जब बिल्डिंग बनाते हैं तो पूरी जानकारी हमारे नक्शे में रहती है, मैप में रहती है, उसी तरह हमारे शरीर की सारी संरचना के बारे में, हमारे शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में सारी जानकारी इसी डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर समाहित रहती है। तो है ना वंडर मॉलिक्यूल। तो आइए बच्चों, हम इसी डीएनए के बारे में आज विस्तृत चर्चा करते हैं। यदि डीएनए की खोज के बारे में चर्चा की जाए तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशन ने पश कोशिकाएं क्या होती हैं, WBC, इसके केंद्रक से एक सत निकाला और उसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। बाद में आल्टमैन ने इसी सत से प्रोटीन को अलग कर दिया और नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल इसलिए नाम दिया क्योंकि ये कैसी प्रकृति का था, अम्लीय प्रकृति का। इसके पश्चात लेविन नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल को 2 प्रकार का बताया, एक डीएनए जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और दूसरा नाम दिया आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये जो डीएनए है यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्वों से बने डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो जीवों में आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यह पॉलीमर क्या होता है, यह बहुलक क्या होता है। कि यदि हम घर बनाते हैं तो जो दीवार होती है घर की, वह किससे मिलकर बनी होती है, ईंट से। उसी तरह से ये जो डीएनए है, इसकी जो ईंट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड इसका क्या है, मोनोमर, और जब ये मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं तो बन जाता है पॉलीमर डीएनए। डीएनए का यदि रासायनिक संगठन देखें तो डीएनए मुख्यतः 3 अवयव से मिलकर बना होता है। पहला है नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा है शर्करा पेंटोज शुगर और तीसरा है फास्फोरिक अम्ल। ये जो नाइट्रोजनी क्षार हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। जो प्यूरिन है इसमें 2 बेंजीन रिंग होती हैं और ये कैसी होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। और ये 2 प्रकार का होता है, एडिनिन और गुआनिन, जिसे हम लिखते हैं एडिनाइन को A से और गुआनिन को G से। और जो पिरिमिडीन है यह भी एक बेंजीन रिंग का बना होता है। यह 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। चूँकि हम यहाँ पर डीएनए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यूरेसिल के स्थान पर क्या रहेगा, थाइमिन। साइटोसिन को हम लिखते हैं C और थाइमिन को लिखते हैं T। इसमें जो शुगर होती है पेंटोज शुगर, उसका नाम है डीऑक्सीराइबो शुगर। ये जो डीऑक्सीराइबो शुगर है यह राइबो शुगर से ही बनती है। जब राइबो शुगर के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन निकल जाती है तो डीऑक्सीराइबो शुगर का निर्माण हो जाता है। और तीसरा अवयव है फास्फोरिक अम्ल। डीएनए का जो मोनोमर है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 अवयव से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। यदि ये तीनों रहते हैं तो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, और यदि नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा मिलकर जो रचना बनाते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अर्थात जब फास्फोरिक अम्ल साइड में हो गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, और जब फास्फोरिक अम्ल टाई हो गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो जो रचना बनती है उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों देखते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनते हैं। इस संरचना को बच्चों ध्यान से देखिए कि इसमें जो शुगर है उस शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर।
इसका जो पहला कार्बन है शुगर का, उससे क्या जुड़ेगा, क्षार, और इसके जो 5वां कार्बन है उससे ऊपर की तरफ क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक अम्ल, और नीचे की तरफ जो तीसरा कार्बन है जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह, उससे भी क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक अम्ल। इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना बनती हुई चली जाती है। तो जो फास्फोरिक अम्ल है जब 2 न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो उसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है O, ये O है, किसको डिनोट करता है, एस्टर बॉन्ड को। चूंकि यहाँ पे 2 एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं और इसका नाम इसलिए क्या पड़ गया, फास्फोडाइएस्टर। अब ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो अम्ल है वह है किससे जुड़ेगा, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे वाले कार्बन से। तो इस तरह आप देख रहे हो चित्र में कि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या आ गया है, फास्फोरिक अम्ल, और ये फास्फोरिक अम्ल दोनों न्यूक्लियोटाइड से बना रहा है बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है इसमें पोलरिटी पाई जाती है। पोलरिटी से तात्पर्य है इसमें 2 एंड होते हैं, एक एंड होता है 5 प्राइम एंड और दूसरा एंड होता है 3 प्राइम एंड। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड कहाँ से आए, हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो शर्करा है उसके 5वें कार्बन से जो फास्फोरिक अम्ल जुड़ा है वो ऊपर जाकर किसी से नहीं जुड़ रहा है, अर्थात वो कैसा है, स्वतंत्र है। और इसी तरह जो नीचे वाली शुगर है उसका जो तीसरा कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है उससे भी कुछ नहीं जुड़ रहा है, अर्थात वो भी क्या है, स्वतंत्र है। शुगर का जो कार्बन फ्री रहता है उसके आधार पर हम बोलते हैं 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। अब चर्चा करते हैं डीएनए की आणविक संरचना की। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की कुंडलीय संरचना का अध्ययन एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एवं रासायनिक विश्लेषणों द्वारा विल्किंसन एवं फ्रैंकलिन ने किया था। इसके पश्चात जेडी वॉटसन तथा एफएचसी क्रिक ने डीएनए की अणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्य के लिए वॉटसन एवं क्रिक तथा विल्किंसन को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वॉटसन क्रिक मॉडल को समझने के लिए यदि बच्चों हम कल्पना करें ऐसी स्पाइरल सीढ़ियों की जो कि घर के बाहर लगी रहती हैं, यदि उसकी कल्पना करें तो वॉटसन क्रिक मॉडल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है वॉटसन क्रिक मॉडल। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के प्रति समानांतर हैं तो बराबर से, लेकिन प्रति समानांतर हैं। एक स्ट्रैंड है 5 to 3 प्राइम तो दूसरा स्ट्रैंड है 3 to 5 प्राइम। इसमें आपको 2 ग्रुप दिखाई दे रही हैं, एक उभरी हुई ग्रुप और एक धसी हुई ज़्यादा। इसमें जो उभरी हुई ग्रुप है उसको बोलेंगे माइनर ग्रुप और जो धसी हुई ग्रुप है उसको बोलेंगे मेजर ग्रुप। डीएनए के वॉटसन क्रिक मॉडल में जो लगातार ये 2 ग्रुप हैं, चाहे वो मेजर ग्रुप हो या फिर माइनर ग्रुप हो, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए। पिच ऑफ द डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम होता है और इस पिच ऑफ द डीएनए में जो बेस पेयर की संख्या होती है वह होती है 20। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ये जो वॉटसन क्रिक मॉडल है इसमें जो डीएनए का डायामीटर होता है वह होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों इसको याद रखिए पैरामीटर कि पिच ऑफ द डीएनए 34 एंगस्ट्रॉम, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम और पिच ऑफ द डीएनए में टोटल बेस पेयर होते हैं 10 जोड़ी। इसमें आप याद रखिए कि हमेशा एडिनाइन थाइमिन से जुड़ेगा और इसके बीच में बनेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बिंदु बत रचना से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड प्रदर्शित करते हैं, सीधी लाइन से प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ए और टी के बीच में डॉटेड 2 डबल बॉन्ड होंगे और जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं है, इसके पक्ष में अनेक प्रमाण आए और वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग किए गए। 1928 से पूर्व यह स्पष्ट नहीं था
कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। इसको स्पष्ट करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ग्रिफिथ का प्रयोग। 1928 में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया में यह प्रयोग संपन्न किया। ये जो डिप्लोकोकस निमोनिया है, यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इसकी 2 स्ट्रेन होते हैं, एक स्ट्रेन होता है एस टाइप और दूसरा होता है आर टाइप। जो एस टाइप का स्ट्रेन होता है, इसकी यदि हम कल्चर करें इसको, तो इसकी जो कॉलोनी बनेगी वो एकदम शाइनी बनती है, और जो रफ टाइप का होता है, इसकी जो कॉलोनी बनती है वह रफ रहती है। तो एस टाइप जो बैक्टीरिया है, इसको हम वायरुलेंट कहते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर एक कैप्सूल पाया जाता है और इस कैप्सूल के कारण यह बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अर्थात जो वायरुलेंट बैक्टीरिया है वह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। दूसरी तरफ हम देखें, यदि आर टाइप का जो बैक्टीरिया है, इसमें कैप्सूल नहीं होता है और यह नॉन वायरुलेंट होता है, इस कारण यह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग को बताया कि यदि हम वायरुलेंट जो बैक्टीरिया है उसको कल्चर करें और उसका इंजेक्शन चूहों में लगा दें तो चूहे मर जाते हैं। फिर दूसरे प्रयोग में उन्होंने देखा कि यदि हम नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को लेते हैं और उसका इंजेक्शन चूहों में लगाते हैं तो चूहे जीवित रहते हैं। ग्रिफिथ ने अपने तीसरे प्रयोग का स्पष्टीकरण किया और बताया कि चूहे क्यों मरे। उन्होंने बताया कि जब वायरुलेंट बैक्टीरिया को गर्म किया तो उसके गर्म करने से बैक्टीरिया का जो डीएनए है वह डीनेचर हो गया और उसका प्रोटीन क्या हो गया, नष्ट हो गया। डीएनए यहाँ पर डीनेचर हुआ है। डीनेचर होने के कारण डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो गया था और यह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जब नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश हो गया तो जो नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है वो किस में परिवर्तित हो गए, वायरुलेंट बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गए, जिसके कारण चूहे मर गए। इस प्रयोग से एक नई सिद्धांत का जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा रूपांतरण। जब दाता जीवाणु कोशिका का नेकेड डीएनए का स्थानांतरण ग्राही जीवाणु कोशिका में होता है तो ग्राही जीवाणु कोशिका में दाता जीवाणु के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम रूपांतरण कहते हैं। यहाँ पर दाता जीवाणु कोशिका कौन सी है, वायरुलेंट बैक्टीरिया, और ग्राही कौन सी है, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। इसके पश्चात डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, इसके पक्ष में एक और प्रयोग किया गया जिसका नाम है हर्शे तथा चेज का प्रयोग। 1952 में हर्शे एवं चेज ने रेडियोधर्मी अन्वेषण तकनीक का उपयोग करके इकोलाई नामक जीवाणु में T2 टैडपोल बैक्टीरियोफेज पर कार्य किया। अब बच्चों आप सोचोगे कि जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? वे वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं उन्हें हम जीवाणु भोजी कहते हैं। हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग में रेडियो एक्टिव का उपयोग किया। उन्होंने 2 प्रकार के रेडियो एक्टिव लिए, एक S35 ये किसके लिए लिया, प्रोटीन के लिए, और दूसरा लिया P32 यह लिया डीएनए के लिए। यह इसलिए लिया क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से, और कुछ ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फर। तो यहाँ पर सल्फर का जो रेडियो एक्टिव लिया है वो क्या लिया है, S35। और यहाँ पर जो डीएनए के लिए जो लिया है आइसोटोप वो है क्या है, P32, क्योंकि डीएनए में क्या पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। अब दोनों प्रकार के कल्चर माध्यम में जो रेडियो एक्टिव है उसका हमने क्या तैयार किया, कल्चर माध्यम, और इस कल्चर माध्यम में इकोलाई बैक्टीरिया को उगाया। तो हम देखते हैं इकोलाई को उगाने के पश्चात इस बैक्टीरिया में हमने बैक्टीरियोफेज का संक्रमण भी कराया। तो हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज प्राप्त हुआ है, इस T2 बैक्टीरियोफेज में जो इसकी कैप्सिड है वो किसकी बनी होगी, रेडियो एक्टिव प्रोटीन की। और जो दूसरी तरफ जो इकोलाई है उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज बना होगा उसके अंदर जो डीएनए है क्या होगा, वो आइसोटोप होगा, वो रेडियो एक्टिव होगा। तो बच्चों आप इस चित्र में देख रहे हो कि जो
बैक्टीरियोफेज बना है तो एक बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड है वो रेडियो एक्टिव है और दूसरे बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिव है। तो जब इस दोनों प्रकार के बैक्टीरियोफेज को पुनः इकोलाई में प्रवेश कराया जाता है तो इकोलाई के अंदर फिर से क्या बनेंगे, बैक्टीरियोफेज बनेंगे। लेकिन आप देख रहे हो चित्र में कि एक तरफ जब बैक्टीरियोफेज इकोलाई में प्रवेश हो रहा है तो उसका कैप्सिड कहाँ रह गया है, बाहर रह गया है और अंदर सिर्फ क्या गया है, डीएनए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस तरफ कैप्सिड रह गया है बाहर और जो रेडियो एक्टिव डीएनए है वो कहाँ गया है, अंदर। तो हम अब क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। जो इकोलाई होगा अर्थात जो सेल होंगी वो सब कहाँ आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी और जो द्रव है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, कैप्सिड आ जाएगा। तो नीचे की तरफ की जो कोशिकाएं हैं यदि हम इस तरफ देखते हैं तो आपको जो नीचे की सेल है उसमें किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारी जो बैक्टीरियोफेज है उसके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी और ऊपर की तरफ जो कैप्सिड रह गई है उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, डीएनए ही है। इस प्रयोग से एक नए सिद्धांत की उत्पत्ति उसे कहते हैं जीन वहन। वह प्रक्रिया जिसमें एक बैक्टीरियम का डीएनए जब दूसरे बैक्टीरियम में किसकी सहायता से जाता है, बैक्टीरियोफेज की सहायता से जाता है तो उसे कहते हैं हम जीन वहन या ट्रांसडक्शन। अब बच्चों चर्चा करते हैं डीएनए का द्विगुणन। जब पुराने डीएनए से नए डीएनए का निर्माण होता है तो इस क्रिया को कहते हैं हम डीएनए का द्विगुणन और यह नए डीएनए ही अपने गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है और इस क्रिया को हम बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। तो जो कोशिका चक्र होता है तो इस कोशिका चक्र के इंटरफेज की एस स्टेज में डीएनए का द्विगुणन की क्रिया संपन्न होती है। डेल ब्रुक के अनुसार डीएनए का द्विगुणन दो प्रकार से होता है, एक डिस्पर्सिव, दूसरा कंजर्वेटिव और तीसरा सेमी कंजर्वेटिव। जो सेमी कंजर्वेटिव होता है इसमें एक स्ट्रैंड पूरा पुराना और एक पूरा नया रहता है और कंजर्वेटिव में एक पूरा डीएनए नया और एक पूरा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड नए होते हैं और डिस्पर्सिव में पैचेज में रहते हैं, कहीं नया डीएनए तो कहीं पर पुराना। इस तीनों प्रकार के डीएनए रेप्लिकेशन को हम चित्र द्वारा समझ सकते हैं। जो डिस्पर्सिव है उसमें आपको इस तरह से पैचेस दिखाई दे रहे हैं और जो कंजर्वेटिव है उसमें एक पूरा डीएनए नया है और एक पूरा डीएनए पुराना है। जबकि जो सेमी कंजर्वेटिव है उसमें दो डीएनए बने हैं, इसमें प्रत्येक डीएनए का एक स्ट्रैंड नया है और दूसरा पुराना है। तो जो वाटसन क्रिक मॉडल है वो किस पर आधारित है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड पर। तो आज हम चर्चा करेंगे सेमी कंजर्वेटिव विधि के द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन की मेथड पर। डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि को समझने के पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि इस क्रिया में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। हम डीएनए द्विगुणन की क्रिया को आसानी से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में समझ सकते हैं क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो डीएनए होता है वह छोटा होता है जबकि यूकैरियोटिक में डीएनए काफ़ी बड़ा रहता है। तो यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे तो इसमें जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वह है डीएनए पॉलीमरेज। यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तीन प्रकार का होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह एंजाइम एक विशेष प्रकार से कार्य करता है। ये हमेशा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर ही नई डीएनए का संश्लेषण करता है और जो डीएनए का टेम्पलेट है उसको हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की ओर पढ़ता है। यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखें तो इसमें समारंभन बिंदु सिर्फ एक होती है, मतलब एक जगह से ही आरंभ होता है डीएनए का बनना। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें समारंभन बिंदु अनेक होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि डीएनए कैसा होता है, बिल्कुल तार की तरह, जैसे कि तार में 2 स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं इसी तरह डीएनए के भी 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो
अब इन दोनों स्टैंड को अलग करना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जो हेलिकेज एंजाइम होता है ये दोनों स्टैंड के बीच में से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ने का कार्य करता है। अब ये देखिए, अगर हमने इसके बॉन्ड तोड़ दिए तो फिर से भी ये आपस में इसमें क्या है, टेंशन है। तो ये टेंशन कौन दूर करता है, डीएनए गायरेज। और अब टेंशन दूर करने के बाद ये वापस से फिर जुड़ जाएंगे। जुड़े ना, इसको रोकने का कार्य कौन करता है, HDP कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन। यह प्रोटीन एक प्रकार से क्लिप का कार्य करता है जिससे कि ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आपस में जुड़े नहीं। अब यदि हम सबसे पहले देखें कि डीएनए के रेप्लिकेशन का सबसे पहला बिंदु क्या है। पहला बिंदु है समारंभन बिंदु का अभिज्ञान। चूँकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो समारंभन बिंदु होती है वो एक होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में समारंभन बिंदु अनेक होते हैं। इसमें जो पहला एंजाइम है वह है हेलिकेज एंजाइम। यह एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। और जो डीएनए गायरेज एंजाइम है, ये बॉन्ड तो टूट गए दोनों स्टैंड के, लेकिन टूटने के बाद दोनों स्टैंड में अभी क्या है, कॉइलिंग टेंशन है। तो इस कॉइलिंग टेंशन को दूर करने का कार्य कौन करता है, डीएनए गायरेज। इसके पश्चात जो तीसरा एंजाइम है वो है HDP। इसको कहते हैं कुंडल अस्थायी कारक प्रोटीन। यह प्रोटीन दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जुड़ने नहीं देता है। अब किस तरह से इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन आरंभ होता है। डीएनए के नए स्टैंड बनने के लिए ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है यह स्वयं नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण आरंभ नहीं कर पाता है। इसके लिए यहाँ पर एक नए एंजाइम की आवश्यकता होती है और उस एंजाइम को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज एंजाइम। ये एंजाइम पहले क्या बनाता है, आरएनए प्राइमर, और फिर इस आरएनए प्राइमर के पीछे क्या आरंभ होता है बनना, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड फिर इसके बाद जुड़ना शुरू हो जाते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ ये बात समझना आवश्यक है कि डीएनए पॉलीमरेज में स्वयं से डीएनए के नए स्टैंड बनाने की क्षमता नहीं होती है। यह कार्य कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज जब एक प्राइमर बना देता है और जब प्राइमर बन जाता है तो उस प्राइमर के पीछे फिर ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य कर लेता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। इसके पश्चात आता है आरएनए आरंभक पर डीएनए का निर्माण। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही नई श्रृंखलाओं का निर्माण करता है और इस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जबकि 3 प्राइम टू 5 दिशा में जो श्रृंखला बनती है उस पर बार बार हमें आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं और इन खंड को हम बोलते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने की थी और इस स्टैंड का नाम है लैगिंग या पश्चगामी स्टैंड कहते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह हमेशा जो नया डीएनए स्टैंड है वो किस डायरेक्शन में बनाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, और रीड हमेशा किस दिशा में करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। इस कारण जो दूसरा स्टैंड है उस पर छोटे छोटे डीएनए के खंड बनते हैं जिन्हें हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। इसके बाद आता है आरएनए प्राइमर का उच्छेदन। अब जो आरएनए प्राइमर लगे हुए हैं उसका हम क्या कर देते हैं, उच्छेदन करते हैं। उच्छेदन के लिए यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पर एक्सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा आरएनए प्राइमर का हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से जो आरएनए प्राइमर हट गया है, अब जो ओकाजाकी खंड के बीच का खाली स्थान है उसको हम भरते हैं और भरने के बाद हम डीएनए रिपेयर और प्रूफ रीडिंग क्रिया के द्वारा जो त्रुटिपूर्ण न्यूक्लियोटाइड लगे हैं वह हम पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड एंजाइम के द्वारा खोज कर निकाल देते हैं और इस तरह एक सही डीएनए बनाते हैं। इस तरह एक डीएनए से दूसरे डीएनए बन जाता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, डीएनए की संरचना। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसके प्रमाण के लिए प्रयोग और डीएनए का द्विगुणन। धन्यवाद बच्चों।